नाम बताइए। मेरा नाम दीपा पवार है। पवार जी बताइए। मैं बहुत खुश हूँ जो तुमने ये मुहिम चलाई है, बहुत अच्छा किया। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए, जो भी हुआ बहुत अच्छा किया। ये मतलब बाहरी लोग इधर ही नहीं, पहाड़ों में तक अपना कब्जा कर बैठे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी मुहिम सक्सेस हो और जल्दी से जल्दी वो कानून बने। ये वो पहना दे। अरे ऐसा है और भी डालो मुझे। अरे ऐसा ये क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? बात आप दे देना। प्रणाम लो खुद दीदी को डालो। हम डाल देना। डाल लो आप डालो ना। हो गया बस। ये सॉल्व में अपनी तरफ से। अरे नहीं मैंने कहा ले लो बाद में वापस कर लेना। रेंजर्स की कलाई बोले नहीं है। हमारे तो सब काफी हो यहाँ की। आगे आके क्रिकेट के क्षेत्र में क्रिकेट एकेडमी बनाई और एक एसएस क्रिकेट एकेडमी के नाम से सूरी चौक पे संचालित करते थे और इन्होंने मुझे एज ए मैनेजर भी अपॉइंट किया था कि मैं इनके कामों पर प्रकाश डाल रहा हूँ वगैरह कई काम इन्होंने किए। इसके बाद हमने उत्तराखंड में बहुत बड़ी प्रीमियर लीग की क्रिकेट की प्रीमियर लीग की। तो आप अल्मोड़ा की टीम इनकी थी, जो सबसे पहली टीम थी। और जब ये अल्मोड़ा की टीम को खरीदने जा रही थी तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि देखो आज जो भी पैसा लगे मैं अल्मोड़ा की टीम को जरूर खरीदूंगा, क्योंकि इनका गृह जनपद भी वहीं है। तो भाई साहब ने अल्मोड़ा की टीम खरीदी। फिर एक बार इन्होंने कहा कि यार मैं ना क्रिकेट से संतुष्ट नहीं हूँ। फिर आके इन्होंने फुटबॉल में ली। तो फुटबॉल में आप ये मान के चलिए कि क्रिकेट के स्टार हो, फुटबॉल के स्टार हो या बॉलीवुड के स्टार हो, सभी को ये लिया। उसके बाद लेकिन ये इनका एक नॉर्मल परिचय है। लेकिन मैं आपको इनके बारे में एक खासियत बता देता हूँ। ये अंक लिपि के आविष्कारक है। अंक लिपि के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। माना आज मुझे चाइनीज लैंग्वेज पढ़ने नहीं आती है और चाइनीज में किसी ने मुझे एक चिट्ठी दे दी, अब मैं उसे पढ़ूंगा कैसे? लेकिन इन्होंने उसके लिए थ्योरी बना रखी है। अंक लिपि को आप जैसे पढ़ोगे उस सूत्र में रखोगे आप चाइनीज लैंग्वेज को, और वो तुरंत बता देगा हिंदी में कि इसका मतलब क्या हुआ। वो तुरंत बता देगा कि संस्कृत में इसका मतलब क्या हुआ। तुरंत बता देगा कि जो चाइना का लेटर लिखा हुआ इसका मलयालम में क्या मतलब हुआ। और भाई साहब को मतलब विश्व स्तरीय वो किताब छपी है और आप अभी भी उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और डॉक्टर हैं ये हमारे, जितना बड़ी इनकी उपलब्धि रही है, उपाधि रही है, खुद दूरदर्शन पे इनका बड़ा इंटरव्यू चला है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उन्होंने इन्हें सम्मानित किया है। और हालांकि मैं तो किस कारणवश आ नहीं सका था उसमें, लेकिन जब व्यक्तिगत तौर पर मैं इनको मिला तो मैंने कहा रावत जी आपके तो सब काम हो गए, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, अंक लिपि का आविष्कारक हो गया, अब अगला स्टेप क्या है? इन्होंने पत्ते नहीं खोले। इन्होंने कहा कि अब 4 महीने बाद आप मेरा अगला स्टेप देखना। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं एक कानून चल रहा, भू कानून। मेरी समझ में बात नहीं है भू कानून क्या हुआ। तो एक बार रेंजर्स ग्राउंड पे बैठे हुए थे, रेंजर्स ग्राउंड पे बैठे और इन्होंने पूरे बारे में डिस्कशन उसका किया कि भू कानून ये होगा ये होगा ये होगा। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी जरूरत है, हम सबकी जरूरत है, आपकी हमारी हम सबकी जरूरत है। तो उसके बाद ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि मेरी थोड़ी व्यवसायिक व्यस्तता ऐसी रही कि मैं सागर भाई का साथ नहीं दे सका। सागर भाई ने मुझे कहा था कि उत्तराखंड दौरे पे भी गए थे, पूरा गढ़वाल और कुमाऊं छान मारा था इन्होंने, जगह जगह। इन्होंने खुद मुझे इन्वाइट की थी, मेरे स्पेशल गाड़ी भी बुक की थी कि चलो आप जाएंगे। मेरे एक मित्र हैं जो राष्ट्रीय स्तर के कमेंटेटर हैं, उनको साथ ले गए गए थे। मैं इनके साथ जुड़ नहीं पाया और लोग व्यस्तता ऐसी रही कि आपका यहाँ पे अभी आंदोलन चल रहा है, मैं वहाँ पर भी नहीं आ सकता। लेकिन आई होप शुभकामनाएं पूरे उत्तराखंड की आपको, क्योंकि आप जल्द से जल्द इस कानून को अमल में लाएं। ये उपेंद्र पवार जी हैं और इन्हें संक्षिप्त अपने शब्दों में मैं इनको डॉक्टर ऑफ कमेंट बोलता हूँ। डॉक्टर ऑफ कमेंट का मतलब होता है जीवन चरित्र पर जरा प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मित्र हैं और मित्र होने के नाते ये हमारा नैतिक कर्तव्य है और दिली कर्तव्य भी है। और खास तौर पर मेरे उत्तराखंड में ऐसी उपाधि पैदा हुई है, 2 कमेंटेटर यहाँ पे पैदा हुए हैं। एक श्री उपेंद्र पवार जी हैं जो मेरे बगल में बैठे हैं, और एक श्री अलंकार गौतम जी हैं जिनकी कमेंट्री को पूरा नॉर्थ इंडिया के साथ साथ पूरा देश देखना चाहता है। थोड़ा शारीरिक विपुलता के कारण हमारे मित्र उपेंद्र पवार जी ज़्यादा जा नहीं पाते हैं, लेकिन पूरा देहरादून ही नहीं, अभी तो पूरे उत्तराखंड में इनकी कमेंट्री को इतना ज़्यादा माना जाता है कि इनके लिए लोग, अभी आपने देखा होगा मैं स्वयं ही उठ के उनके पास गया। ऐसी सेवा करने के लिए मेरा जैसे बड़े महान आदमी इनके लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि इनके सरस्वती का इतना ज़्यादा वास है।
और इनको उत्तराखंड में बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, आपके पड़ोसी हैं और आप अच्छे ढंग से जानते भी होंगे। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारी मीटिंग में आए और हमेशा मेरे साथ मतलब ये मान के चलिए हेड और टेल दे, मतलब सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ भी इनको पता चलेगा कि सागर आया है तो पूरी मित्रता के साथ निभाने के लिए आते हैं। जैसे मैंने अभी इसी में को बोला भी, मैंने कहा इसी में उनको पता है, इन्होंने कहा हाँ पता है। मैंने कहा अगर उनको पता नहीं है तो सरप्राइज हो जाएगा बहुत बढ़िया। तो इन्होंने कहा नहीं मैंने आपका नाम लिया है तो इसलिए वो यहाँ आना चाहते हैं। और हम संपूर्ण उत्तराखंड में जो भी इंटेलेक्चुअल मास्क है यानी कि जो बुद्धिजीवी है, वो बुद्धिजीवी सुबह शाम उपेंद्र पवार जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको लंबी उम्र दे, दीर्घायु करें। और इनसे बहुत सारी चीज़ें मैं सीखता भी हूँ। वो इसलिए सीखता हूँ क्योंकि अगर आपके अंदर कोई थोड़ी बहुत कमियां भी हैं तो आपके अंदर इतना ज़्यादा बल होना चाहिए, मानसिक बल और शारीरिक बल अगर ना भी हो, मानसिक बल इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आप उत्तराखंड को दिखा सको कि मैं किस लिए पैदा हुआ। इसके लिए मैं जोरदार तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने मानसिक बल को दिखा दिया कि उत्तराखंड में कि मैं किस लिए पैदा हुआ। अगर इस प्रकार की विभूति हमारे बीच में है तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे भू कानून लगेगा। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ये पॉलिटिकल नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल चीज़ें हैं। उत्तराखंड में कंटिन्यू पिछले 20-22 सालों से ऐसा होता आ रहा है। जमीन हमारी, संसाधन हमारे, लेकिन इन संसाधनों पे जो उत्तराखंड वासी नहीं है, जो बाहर से हैं, वो अपना कंटिन्यू इस पे काम कर रहे हैं। चाहे वो अपनी क्या बिजनेस कर रहे हैं या वो अपने प्लांटेशन कर रहे हैं या जमीन के लिए बेच रहे हैं मकानों को, और हम उन्हीं के होटल में उन्हीं के कर्मचारी बन के रह जा रहे हैं। तो भू कानून की इसलिए आवश्यकता पड़ी है। और इस प्रकार का भू कानून हिमाचल प्रदेश में है। हालांकि अब जैसे कि सागर भाई ने कहा था कि राजनीतिक मंच में मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक क्योंकि थोड़ा से हमारे भी स्रोत हैं, तो अभी सरकारें जो भी आएंगी उन्होंने एक हल्का फुल्का भू कानून की तैयारी की हुई है। और वो जैसे ही सत्ता में आती कोई भी सरकार, वो तुरंत उस भू कानून को लगा लेगी, जिसका कि बेनिफिट जीरो है, वो केवल लग जाएगा। ये कहानी हो जाएगी कि अस्वस्थमा मारा गया, लेकिन किंतु हाथी। लेकिन हमें भू कानून चाहिए हिमाचल की तर्ज वाला। जो हिमाचल का है डिट्टो वो कर लो, जो हिमाचल में लगाया हुआ है। आप हिमाचल में अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकते हो। अगर आपको हिमाचल में ज़मीन खरीदनी होगी तो बहुत कोशिश करनी होगी। तो इसलिए क्या होगा कि वहाँ रोजगार है, वहाँ पलायन की स्थिति नहीं है, और वहाँ की ज़मीन के मालिक हिमाचल वासी ही हैं। तो हम चाहते हैं कि जो उत्तराखंड में आपका खेत हो, मेरा खेत हो, सागर भाई को, किसी का भी हो, यहाँ की जो ज़मीन है, वैसे आधे से ज़्यादा मैं बताऊँ माफियाओं ने कवर कर ली है। माफियाओं ने काफ़ी हद तक कवर कर ली है। कल के दिन अगर वो उस ज़मीन पे शराब की फैक्ट्री लगाएंगे, आप मना नहीं कर सकते हो। आप मुझे मना कर सकते हो, उन्हें मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन्होंने क्यों खरीदी यहाँ पे ज़मीन? उन्होंने दिल्ली का है, वो तो हरियाणा का है, लेकिन उसने क्या करा कि यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। अब बिजनेस किस होटल खोलेगा, चाय की दुकान तो खोलेगा नहीं, शराब की दुकान खोलेगा। उससे क्या होगी कि अव्यवस्थाएँ होंगी। और सीधी सी बात है, अगर मेरी ज़मीन पर व्यवसाय खुलता है, आपकी ज़मीन पर व्यवसाय खुलता है, तो हम सही मायने में पलायन को भी रोक पाएंगे और हम सही मायने में रोजगार भी उत्पन्न कर पाएंगे, रोजगार भी सृजित कर पाएंगे। और साथ में सबसे बड़ी बात है, जमीन, जंगल, बेटी, ये चीज़ बचानी है तो भू कानून का आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने एक हेल्दी मूवमेंट चला के ये भू कानून के तहत अपने ज़मीन की रक्षा नहीं की, तो ये सुनिश्चित मान के चलिए दूसरी और तीसरी पीढ़ी हमें गाली देने वाली है, जिससे कि जमींदार हम खुद होंगे। बहुत बढ़िया प्रकाश डाला। देखो मैं जानता हूँ ना, इतना कॉन्फिडेंस है हमारा आपस में कि अगर हम महीनों ना भी मिले, मैं जानता हूँ कि मेरा 99% बंदा जानता है, मेरा भाई। अब भू कानून के बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। जब मेरा राज्य 9 नवंबर 2000 को बना, तब हमारी कृषि योग्य भूमि थी 7,70,000 हेक्टेयर। इन लुंज पुंज कानूनों के कारण, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, इन्होंने कभी भी हिमाचल की तर्ज पर एक सख्त भू कानून नहीं बनाया। पहले हिमाचल में क्या कानून है वो आपको बता देता हूँ। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल एक पृथक राज्य बना, पंजाब से टूट के बना। और YS परमार, यशवंत सिंह परमार जी ने 1972 में ही वहां पर अपना एक भू कानून बना दिया, जिसको कहते हैं सेक्शन 118। ये स्टेट लॉ है, कोई सेंट्रल लॉ नहीं होता है। ये राज्य का अपना नियम होता है। हम संघीय शासन प्रणाली में रहते हैं। संघीय शासन प्रणाली में राज्य अपने कानून खुद बना सकते हैं, ठीक है। 1972 में जब 1971 को पृथक हिमाचल बना, उसके बाद 72 आते आते YS परमार जी के 4 दोस्त जिन्होंने अपनी जमीन बेची, तो YS परमार जी से मिलने गए। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा भाई जो जमीन हमने बेची थी, पंजाबी लोग आगे, पंजाबी लोग रिच होते हैं, तो उन्होंने यहाँ होटल बनाया, मेरे को मैनेजर रखा है, इसको पूछा मारने के लिए रखा है, एक को
बर्तन मलने के लिए रखा और एक को बाहर का गार्ड बना रखा। तो उनके दिमाग में, उनके दिल में टीस लगी। उन्होंने कहा आज के बाद मेरे यहाँ कोई भी बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा, यानी कि यहाँ जमीन नहीं बिकेगी। उनने 6 महीने के अंदर ही अपने वहाँ भू कानून लगा दिया। दुर्भाग्य से 9 नवंबर से लेके आज तक का मेरे राज्य में कोई भी अपना कड़ा भू कानून नहीं बनाया। हमने बीजेपी और कांग्रेस में लगातार, चाहे आप किसी भी मेंटालिटी से हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, हमने बीजेपी और कांग्रेस से लगातार इसकी मांग की कि यहाँ पर हिमाचल की तर्ज पर भू कानून होना चाहिए। 1994 में मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय भी हमने जब राज्य आंदोलन की बात करी तो उस समय हमने यही कहा कि कैसा हो हमारा राज्य, हिमाचल की तर्ज पर हमारा राज्य बने, हमारा राज्य का गठन हो। जैसे ही यहाँ पे अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार के मुखिया बने स्वामी जी, नित्यानंद स्वामी जी, उन्होंने भू कानून की चर्चा नहीं करी। 2002 में पहला यहाँ पे इलेक्शन हुआ, नारदत्त तिवारी जी आए। नारदत्त तिवारी जी ने यहाँ पे 500, जब हमने बहुत वो किया तो 500 मीटर उन्होंने खोल के रखा। हमने उसका भी विरोध किया कि 500 मीटर नहीं होना चाहिए। तो 500 मीटर इस पे नारदत्त तिवारी की सरकार चलेगी। खंडूरी जी आए, खंडूरी जी ने 250 रखा। हमने कहा तब भी हिमाचल की तर्ज पर लगाओ। चलो वो चल रहा था तो 2018 में आके त्रिवेंद्र सरकार ने सारा ही डिमोलिश कर दिया। अब चाहे सरकार किसी की भी हो, ये घर आपका है, इस घर की बाउंड्री आपकी है, आपने खोल दिया, आप घर के मालिक हो, आपने खोल दिया, जो जितनी मर्जी इतना यहाँ से तोड़ के ले जाए। क्या ये पॉसिबल होना चाहिए? तो हमसे बड़ा नकारा आदमी कौन है कि आज भी हम चीज के लिए नहीं जाग पाए हैं। एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार बीजेपी आएगी। क्या पुष्कर सिंह धामी को कल अपने बच्चों के लिए यहाँ जमीनें नहीं चाहिए? क्या हरीश रावत को अपने बच्चे, अपने नाती नातिनों के लिए यहाँ जमीनें नहीं चाहिए? क्या आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं, आपको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं चाहिए? चाहे ये कांग्रेस से हो या कांग्रेस से हो, तो इनको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं चाहिए? कांग्रेस बीजेपी एक अलग मैटर है। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी 2 बार सत्ता शुरू होगा, उसने भी कभी भू कानून की बात नहीं करी। तो 2016 से हमने प्रचंड अपना एक अभियान चलाया। मेरे अभियान का नाम है, हम सबका अभियान का नाम है भू अध्यादेश अधिनियम। तो वो अभियान है, वो कोई संगठन नहीं है। आप चाहे किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी, किसी में भी रहते हो, आप जुड़े हैं, अपने अभियान में जुड़ो। पार्टियों के भी जुड़े हैं। हाँ, तो मेरे साथ आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी और सारी मतलब अन्य संगठनों की बहनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। 84 दिनों तक हमने यहाँ पे अनशन रखा। वर्तमान सरकार ने 130 करोड़ रुपए का खर्चा किया कि हम सरकार भू कानून को लेकर अति संवेदनशील जल्द लाएगी यहाँ पर भू कानून। आपने देखा होगा कि अखबारों के माध्यम से भी उन्होंने प्रचार किया। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा रखे थे, उन्होंने देखा रोडवेज पाट दिए, टेम्पो विक्रम सब पाट दिए, उसमें सबने आप लोगों ने देखा होगा कि क्या लिखा। लेकिन अचानक से चुनाव आ गया। चुनाव आने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुझे मलाल हो गया कि मैं भू कानून नहीं लगा पाया। कांग्रेस को हमने दबाव डाला तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ आ रखा है कि भाई हम यहाँ पे भू कानून लाएंगे, कांग्रेस आएगी तो भू कानून लाएंगे। बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाल रखा है कि बीजेपी आएगी तो अपने यहाँ पे भू कानून लाएगी। यूकेडी ने हमारा पहले ही रख दिया। तो अब आप बताइए, अगर यहाँ पे भू कानून लगेगा, क्या वो शंकर सागर के लिए लगेगा, धनावाल्दा के लिए लगेगा, उपेंद्र पवार के लिए लगेगा, कि हम सबके लिए लगेगा? बताइए। क्या हमने अपने भू कानून के लिए लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? मुर्दा कौमों का कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। उनके जो वहां पे उनका जो मंदिर बनता है, जब यहाँ पर उनको जलाया जाता है, वहां पे केवल फूल डाले जाते हैं। तो क्या हम मुर्दा कौम हैं? बताइए। क्या हमें सो जाना चाहिए? क्या हमें मांग नहीं उठानी चाहिए? ये नीतिगत, संवैधानिक, कानून सम्मत मांग है हमारी। और अपने राज्य में संवैधानिक बात करना क्या कोई गुनाह है? आप बताइए। क्या आपको जागृत करना, या मेरा जो शेष जीवन है, आज मैं 39-40 साल का हूं, तो मेरा शेष जीवन जितना भी है, जब तक यहाँ पे भू कानून नहीं लगेगा, तब तक हम अब इस अपने अभियान को कहीं भी एक रत्ती विराम देना नहीं चाहेंगे। यानी कि हमारा अभियान निरंतर चलता रहेगा आप लोगों के सहयोग से। तो आप लोग जितना भी ज्यादा होगा, अभी पता है हमारी 99% हमारी जीत होगी। बोलो कैसे? क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी, इनके मैनिफेस्टो में जब हमारा भू कानून आ ही गया है, तो इनका गला पकड़ने के लिए पास हमारे पास हथियार आ गया ना। तो पहले फेज के उसमें हमने अपने अभियान में जीत दर्ज कर ली है। अब सरकार चाहे किसी की भी बने,
तो हमने 10 मार्च को, अगर भू कानून 10 मार्च को सरकार फॉर्म होगी तो 15 मार्च से हमारा आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। अभी हमने अपने अनशन को स्थगित कर रखा है। तो इसलिए हम आप सभी लोगों के पास आ रहे हैं। एक बात ये बताइए, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ 24 घंटे का दिन रात है, तो 24 घंटे का दिन रात पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग है? नहीं, बताइए आप जोर से बोलिए कि सूर्य तुम्हारे लिए 4 घंटे ज्यादा आता है, हमारे लिए 4 घंटे कम आता है, ऐसा तो नहीं है। तो उस 24 घंटे में 18 घंटे अगर शंकर सागर भू कानून के लिए, आपके राज्य के नौनिहालों के भविष्य को बचाने के लिए काम कर रहा है, तो 2 घंटे मेरी मातृशक्ति अभी तो दे सकती है। बताइए आप देंगे नहीं देंगे? बताइए। तो मेरे बच्चों का भविष्य बच रहा है कि हम सबके बच्चों का भविष्य बच रहा है? ये आप बताइए। तो एक छोटी सी बात आपके समझ में इतने दिन क्यों नहीं आई? एक बात ये बताइए, एक आदमी होता है सोया हुआ, जिसको थोड़ा सा हिलाओ या कोई कुत्ता भौंके, मुर्गा बासे तो वो उड़ जाता है। एक होता है गहरी निद्रा में सोया हुआ, घुर निद्रा में सोया हुआ, जिसे कुंभकर्ण नाम दे दिया है। कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ, उसको कितना भी घचोई दियो, मतलब बात होती है ना कुमौनी कटवा, कितना भी हिला दो, डुला दो, कुछ भी कर दो, वो नहीं उठने वाला। क्या आप इस श्रेणी में रहना चाहते हैं? नहीं, बताइए आप कुंभकर्णी निद्रा में सोए रहना चाहते हैं? तो आप जागृत लोग। हमारे पूरब में नेपाल है और उत्तर में चाइना है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर भू कानून लगना अति आवश्यक है। तो आप एली से लेके ठेली तक, 5 स्टार होटल तक किसको पैसा देंगे? बाहर वालों को, बाहर वाले। और ये काम हमारे हिमाचल ने नहीं किया। सही बात है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जब बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ होटल खोले, यूनिवर्सिटी खोले, चाहे कुछ भी खोले, वो क्या करेगा? आए हमारे पास जमीन ले, लीज पे ले, और 27 साल के लिए लीज पे ले। मेरे घर का मेरा बड़ा लड़का उसमें मैनेजर रहेगा, कोई उसमें शेयर होल्डर रहेगा, कोई कुछ रहेगा। जिस दिन तेरा काम खत्म होगा 27 साल के बाद कहेंगे जयराम जी के आप जाइए, तो आपके पास पैसा रहेगा, आप उन्नति की तरफ रहेंगे। नहीं तो आप उनके घर में पोछा मारेंगे, आपके बच्चे आने वाले भविष्य में उनके कुत्तों को घुमाएंगे और आपसे कहेंगे कि समय पर जो माँ बाप नहीं जागता है, उसके बच्चे उसको आने वाले भविष्य में गाली देते हैं। इसलिए यहाँ पे नितांत आवश्यकी है हिमाचल की तर्ज पर भू कानून। नमस्कार, स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू टीवी पर। डोर टू डोर भू कानून का मचा है शोर, उत्तराखंड में चहुर। हिमाचल की तर्ज पर भू कानून मांगने के लिए आज जहां भी हमारी मातृशक्तियां हमें फोन करती है, अब इस प्रकार का एक बहुत बड़ा प्रचंड वेग उत्तराखंड में आ रहा है कि मातृशक्तियां हमें फोन करके अपने घरों में बुला रही हैं, स्वागत कर रही है। इसी बीच डॉक्टर ऑफ कमेंट उपेंद्र पवार, उनका ये गृह क्षेत्र है, उनका गांव है, उनके पास में आया। पवार जी, आप ये बताइए कि भू कानून उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कितना जरूरी है? सागर भाई, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ी विडंबना की बात है। राज्य को बने हुए लमसम 22-23 साल हो गए हैं और आज हमें मांग करनी पड़ी इस कानून की। मुझे लगता था कि राज्य के जन्म के साथ ही ये कानून राज्य को मिलना चाहिए था, लेकिन चलो नहीं मिला। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन आज तो इसकी इतनी नितांत आवश्यकता हो गई है। अगर ये 1-2 सालों में लागू नहीं होता है कानून, तो ऐसा लगता है कि स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जैसा हम अपने ही घर में किराएदार बन के रह जाएंगे, ये स्थिति हो गई है। तो मुझे लगता है इसको जल्द से जल्द, जो बार बार हम कई मंचों पे देखते हैं कि पलायन की, रोजगार की जो बातें होती हैं, और मुझे लगता है इन सभी चीजों का समाधान एक ही कुंजी है उसकी, और वो है भू अध्यादेश कानून। और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को भी बधाई देना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार से इस हेल्थी मूवमेंट को चला रहे हैं, और शुभकामनाएं भी आपके लिए है, और ये उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कानून। धन्यवाद। हमारे बीच और भी सारे लोग हैं, आप इसमें हैं हमारे साथ। भाई साहब, अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम देवेंद्र भंडारी। भंडारी जी, एक बात कैमरे की तरफ देखिए। अच्छा। ये बताइए कि कितना जरूरी है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भू कानून? ये हमारे प्रदेश के लिए भू कानून की अति आवश्यकता है। प्रदेश को बड़े हुए आज 21 साल हो चुके हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, और भारी लोग यहाँ की जमीनों को हम लोगों को जमीन से बेदखल कर रहे हैं। हमारे नौजवान इनके घरों में काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और आप लोगों ने जो अभियान छेड़ा हुआ है, इसके साथ आप ये यहाँ क्षेत्र की पूरी जनता आपके सहयोग के लिए तत्पर है, और सरकार को
इस ओर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। मातृशक्तियों से पूछते हैं, हमारी मातृशक्तियां सदैव जिन्होंने उत्तराखंड को बनाने में मातृशक्तियों की बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्हीं मातृशक्तियों से पूछते हैं। मैं जानता हूं आप थोड़ा बोलिएगा, वैसे तो बहुत बोल रही हैं, जब आवाज उठानी होती है आप अपना नाम भी बताइएगा। हाँ बोलो बोलो। बैठे रहो, थोड़ा नीचे हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम शांति है। उत्तराखंड नौनिहालों के भविष्य को बचाने के लिए, क्योंकि मातृशक्ति आपने नौनिहालों के लिए ज्यादा चिंतित रहती है, बताइए उनके नौनिहालों के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आज हम जागृत नहीं हुए तो पीछे हमारे बच्चे हमको गाली देंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में भू कानून बने और ये जल्दी से जल्दी तैयार हो। कितना सहयोग करेंगे अब अभियान के साथ, तन मन धन से? अब धन तो जितना होगा पर तन मन आपके साथ। अब धन तो जितना होगा उतना लगाएंगे, पर मन और तन आपके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार रहेगा। धन्यवाद। मातृशक्ति का कहना है कि तन और मन तो हमारे साथ, आपके साथ है ही, और धन इसलिए है क्योंकि अभी आज कितनी तारीख है? आज है 13 तारीख, और 1 तारीख को जो सैलरी आई वो खत्म हो चुकी है। जैसे अगली बार सैलरी आएगी तब आपसे बात की जाएगी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम धनेश्वरी है। धनेश्वरी। हाँ जी। कितना जरूरी है आपके यहाँ उत्तराखंड में भू कानून? सर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो बाहर के लोग आके हमारे राज्य में ये कर रहे हैं, तो इससे हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत नुकसान है। आने वाले बच्चे हमारे ऐसे उनके अधीन रहकर बनकर रह जाएंगे, इसलिए हमें ये जरूरी है कि हम इस कानून को आगे ले जाएं और इसको। हाँ, आज जो हमने आपको समझाया, कितना समझे आप भू कानून को? सर ये समझे हैं कि हमें अपना अपना एक ये हमारा राज्य हमारा घर है और हमें अपने घर को बचाकर रखना है। गुड, थैंक यू। अब अपना नाम बताइएगा। क्योंकि हम किसी मीडिया पे भरोसा नहीं करते। आज की डेट में 2 प्रकार के मीडिया हो गई, उपेंद्र पवार भी जानते हैं। एक हो गई कमर्शलाइज्ड मीडिया, जो पैसा देके आपके समाचारों को लिखती है। हम ऐसे हैं, हम मुद्दों को लेके चलते हैं, इसलिए हमारा भू टीवी भू कानून का ही भू टीवी है। अब बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मीना है। भू कानून जो ये है, बहुत अच्छा आप एक अभियान चला रहे हैं। ये राज्य को बचाने का, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत अच्छा है, ताकि वो हमारे ही राज्य में रह के नौकरी कर सके, बाहर न जाए और बाहर वाले यहाँ आके अपना राज्य तानाशाही ना कर सके। बहुत अच्छा आपका ये नहीं। आप बताइए, मिसेज भंडारी हैं आप जी। बताइए, आप अपना नाम बताइए और कितना जरूरी है उत्तराखंड में भू कानून? मेरा नाम अनीता भंडारी है। मैं उत्तराखंड की रहने वाली। मैं नहीं चाहती कि मेरे राज्य में कोई बाहर वाला है। हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड बच के रहे, बाहर वाला कोई इसमें आक्रमण न करे। इसलिए आपने जो भी भू कानून चलाया, हम आपके साथ हैं, हम साथ देंगे जितना हमसे हो पाएगा। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जसमिती रावत है। रावत जी, बताइए कितना जरूरी है भू कानून? बहुत जरूरी है, बाद में बच्चों के लिए बहुत हो जाएगा। बहुत जरूरी है। तुमने अच्छा चलाया, जो भी चलाया। आप तो आपने देखा होगा कि मातृशक्तियां यहाँ पे बिल्कुल तत्पर हैं अपने काम को करने के लिए। अभी हमने और किसी मूवमेंट में जाना है, यानी कि कोई और सभा में हमने जाना है। मातृशक्तियां हमें अपने घरों में बुला रही हैं। डोर टू डोर भू कानून का मचा है शोर, उत्तराखंड में चहुओर। मेरे साथ बर्थवाल के साथ में शंकर सागर। अभी ये गांव का नाम क्या है? पीताम्बरपुर में हम लोग आए हुए हैं, और हर घर में यकीन मानिए, उत्तराखंड का प्रत्येक वासी ये जानिए, मातृशक्ति, युवा शक्ति और प्रबुद्ध जन और गुणी जन ये मानिए। आप हमको फोन करके बुलाइए। देखिए कितनी बड़ी भीड़ से कितना अच्छा हमारा स्वागत हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति की आज जरूरत है हिमाचल की तर्ज पर भू कानून। धन्यवाद।